डायरेक्टर जो कि हैरक के हैं, और UHF के जो हमारा यूनिट है यहाँ पे डॉक्टर जोशी जी, डॉक्टर राठी जी, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ, उनके वैज्ञानिकों का भी स्वागत करती हूँ कि जो कि वो बढ़ चढ़कर इस मेले में आए हैं। और बाकी हमारा जो आप किसान भाइयों का खासकर, और जो विभिन्न पंचायत, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, आज की इस सभा के मुख्य अतिथि, मैं उनका अपने कृषि विज्ञान केंद्र धानापुर की तरफ से, ग्राम पंचायत निहालगढ़ और स्पेशली गांव कांशीपुर के वासियों की तरफ से, आप सभी उपस्थित सज्जनों की तरफ से स्वागत करता हूं। पालमपुर से आए हमारे डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन, निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर मधुमीत सिंह जी, उनका भी इस उपस्थित सभा की तरफ से और अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, जिन्होंने हमें जिस मार्गदर्शन दिया आज की ये सभा हम ऑर्गेनाइज करने का। जैसे व्यवसाय होते हैं खेती से जुड़े हुए, लैंड नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो कुछ और भी क्या कर सकता है, तो वो कुछ लेके किराए पे डेयरी पाल सकता है, वो मुर्गी पालन कर सकता है, वो मछली पालन कर सकता है, वो मधुमक्खी पालन कर सकता है, वो मशरूम उगा के पैसा कमा सकता है। तो ये चीज़ें कैसे सीखी जाएंगी, इसके लिए एक्सपर्ट चाहिए, एक संस्था चाहिए। तो इसके लिए भी कृषि विज्ञान केंद्र आपकी सेवा में है। वो कैसे आप उसे ये चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, ये कैसे अवेल कर सकते हैं, तो ये आपको जागृति कैंप भी हम लगाते हैं, हमारा जो लाइन डिपार्टमेंट वो भी लगाते हैं। तो आपको आपके कृषि जिला में ये इतनी एक्सपर्टीज़ है, तो आप जिस भी की भी आपको तक बढ़ा सकते हैं उसकी मात्रा, तो ये सचमुच हमारी डायबिटीज अपने आप कंट्रोल हो जाती है। ऐसे में ट्रायल पाए हैं, काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। आपने इस प्रदर्शनी में देखा है कि आपके पास ही किसान, हम तो 3-4 चीज़ें बोलते हैं। एक श्री गधाई लाल जी हैं, उन्होंने वो स्टॉल लगाया नंबर 1 पे। उन्होंने जितने भी दालें हैं, जितने भी आपके मिलेट्स हैं, कोदा है, कंगनी है, ज्वार है, और जितने भी अनाज हैं, जो आपने सेब की बागवानी के बारे में पूछा है, किस हाइट तक का जो है वो सेब की बागवानी हम कर सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको ये बताना चाहूँ कि अब बहुत सी प्रजातियां सेब की जो हैं वो उपलब्ध हैं, और अलग अलग ऊंचाई के हिसाब से जो है वो प्रजातियां का आप चयन करें। और आप जैसे जानते हैं हमारे जो जलवायु और भौगोलिक स्थिति के आधार पर हमारे पूरे प्रदेश को जो है वो 4 भागों में बांटा गया है। और जो सबसे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो लगभग 2300 मीटर तक समुद्र तल से ऊंचाई के ऊपर के हैं, जिसमें हमारा किन्नौर का क्षेत्र आता है, ये पानी का है, वहाँ भी आप भली भांति परिचित होंगे कि बहुत अच्छी जो है वो सेब की बागवानी की जा रही है। और अगर आप मैं ये ज़रूर बताऊं कि अब तो पोंटा वैली में भी सेब जो है वो हो सकता है। वो आप समझते हैं कि इसमें जो चिलिंग की ज़रूरत रहती है, और उसी के हिसाब को रखते हुए कि हम हाइट के हिसाब से, तो मैं जान सकता हूँ आपकी हाइट कितनी है, अगर उसके अनुसार आप सेब की प्रजातियों का चयन करें। और मैं चाहूँगा कि आप स्पर वाली किस्मों की तरफ जाएं। 4000 हाँ जी, 4000 फुट है जी। हाँ बिल्कुल, ये लगभग हमारे पालमपुर की जितनी की हाइट है। आप इसमें जो कम शीतन, जिनको कम चिलिंग की ज़रूरत है, वो वाली किस्में लगाएं। आप हमारे विश्वविद्यालय से आपको मिल सकती हैं। एक अन्ना है और साथ में डोरसेट गोल्डन, ये दोनों किस्में जो है वो हो सकती हैं। और साथ में वैसे तो थोड़ा सा अगर आप देखें तो इसके अलावा आप स्पर वाली में आप थोड़ा सा जो गाला में है, या रेड फूजी है, अर्ली रेड 1 है, ये वाली भी हैं। लेकिन मुझे थोड़ी सी अगर जानकारी उस तरह से बाद में हो कि कितना सा हमारा तापमान वहाँ रहता है सर्दियों में, लेकिन ये 2 तो बिल्कुल 100% आपके चलेंगी, अन्ना और डोरसेट गोल्डन जी।
बाकियों का कर सकते हैं जी। धन्यवाद। हमारे प्रगतिशील किसान ने पूछा है कि वर्षा का जल जो है वो कैसे उसको इकट्ठा करना है या इस्तेमाल करना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं हमारे ज़िला सिरमौर में जो बारिश होती है वो 1650 एवरेज है। पिछले अगर हम 25-30 साल के लेते हैं तो 1650 mm बारिश जो होती है वो बहुत हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि ये हमारी बारिश जो है जुलाई से लेकर सितंबर तक और कुछ जनवरी फरवरी में होती है 75% बारिश। बाकी का एरिया हमारा खाली हो जाता है। दूसरी तरह का पानी जो ज़िला सिरमौर में हमारे पास है वो है सतही पानी या चश्मों का पानी। जो बारिश का पानी है हमारे यहाँ सिरमौर में जो प्लेन का एरिया है हम उसमें रिचार्जिंग का कंसेप्ट देते हैं कि आप जोड़ वो बनाइए ताकि आपके ग्राउंड वाटर में रिचार्ज हो और वहाँ से दोबारा निकाला जा सके। लेकिन जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है उसमें हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे ज़्यादा दबाव देते हैं कि जो पानी आपको बारिश का मिल रहा है उसको आप स्टोर करें। स्टोर किस चीज़ में कर सकते हैं? 2-3 हमारे पास विकल्प उपलब्ध हैं। एक तो आप पक्का टैंक बना सकते हैं जो कि आरसीसी का बनता है। एक लोकल मटेरियल से बना सकते हैं जो हमारे चट्टानी पत्थर हैं उससे बना सकते हैं। तीसरा है आप गड्ढा करके उसमें पॉली लाइन शीट लगा सकते हैं। हमारे पास प्रोजेक्ट था, दिलीप जी बैठे हुए हैं, तो हमने 12 या 13 मॉड्यूल यहाँ पे आपके सिरमौर में बनाए थे और सब कामयाब हैं। लेकिन मेरी एक गुजारिश है आपको कि जो भी टैंक आप बनाएं वो सतह पर ना बनाएं, क्योंकि लोकल मटेरियल है, हल्का सा कोई भूकंप का झटका ट्रिमर्स आते रहते हैं उसमें दरार आती है। नंबर 2, उसका जो निकास है वो नीचे नहीं रखें। अदरवाइज क्या होता है, आपने बड़ी मुश्किल से पानी इकट्ठा किया, आपका वो नक्का खुल गया, डटा नहीं रहा, वो सारा पानी होता है, उसको साइफन से लें। तीसरी बात, जहाँ पे कैचमेंट नहीं है, जब बारिश का पानी हुआ कि आपका इकट्ठा हो गया तो हम रूफ और मेरा गांव शर्ली है। मेरी 4-5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मेरा पशुपालन विभाग से है कि हमें पशु की नस्ल को बढ़ाने के लिए गिर साहिवाल और डेनमार्क जैसे सीमन उपलब्ध कराएं ताकि हम अपने डेयरी फार्मर को डेयरी का जो काम है उसे लार्ज स्केल पे ले जाएं। दूसरा, अभी एक योजना चली थी पशु गाय की केसीसी कार्ड बंडा का, तो वो सब कुछ फॉर्मेलिटी हो गई पर बैंक उसमें कोई गतिविधि नहीं कर रहा है। लगभग 4-5 महीने हो गए, डिपार्टमेंट पूरी फॉर्मेलिटी दे गया है बैंक को, अभी तक एक भी केस या एक भी केसीसी नहीं बनी है। इसमें बैंक कह रहा है कि हमें डिपार्टमेंट की ओर से कॉस्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है गाय की, जबकि हमारे पास जो गाय है उसकी कॉस्ट भी उपलब्ध कराई है, फिर भी अभी केसीसी नहीं बनी है। और हमारे एरिया में लगभग दिन का 800 लीटर दूध उपलब्ध हो रहा है जाटना सेंटर में, तो उसको बेचने की बहुत बड़ी समस्या है। हमें 25 और 28 रुपए के बीच में पर केजी दूध बेचना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही घाटे का सौदा है। अगर ये दूध हिमाचल में ही खपत हो, ये दूध आंचल डेयरी ले जा रही है, जो कि मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जो देसी नस्लें हैं वो बड़ी अच्छी है, सिर्फ हमें उनका पोषण और मैनेजमेंट अच्छा करना है। आपको मालूम होगा कि गिर साहिवाल और थारपारकर जो नस्लें हैं वो लगभग इस वक्त हाईएस्ट मिल्क आपको पूरे वर्ल्ड को गिर दे रही है, जो 100 लीटर पर डे के हिसाब से है। अब उन्होंने, और यहाँ पे हिंदुस्तान में नहीं दे रही है, वो ब्राज़ील की एक रिपोर्ट आई थी, तो हमने क्या किया, नस्ल हमारी अच्छी है तो उसको सिर्फ हमने खाने पिलाने का करना है कि कैसे उसको अच्छा पिलाया जाए। और साथ ही साथ पशुपालन विभाग से ऑफिसर्स आए हैं, वो बताएंगे कि यहाँ पे अब गिर के भी टीके मिलने शुरू हो गए हैं, साहिवाल के भी टीके मिलने शुरू हो गए हैं, रेड सिंधी के भी टीके मिल रहे हैं, आप उनको लगा सकते हैं। ठीक है, इसकी एक खासियत है, एक तो ये डिजीज़ रेजिस्टेंट है, इनमें बीमारियाँ कम होती है और साथ ही साथ ये दूध भी अच्छा देती हैं। और साथ ही साथ अगर आप इनका पालन पोषण अच्छा करें, तो पालन पोषण के बारे में बताना चाहता हूँ कि पशु को फीड जरूर देनी है, घास जरूर देना है। ऐसे तो पशु का जो पेट बना है वो घास के लिए बना है। अगर आपके पास हरा चारा है
तो आप 25 लीटर तक दूध हरे चारे से ही दे सकते हैं। पर हरे चारे में आपको लेग्यूमिनस फलीदार पौधे भी लगाने पड़ते हैं। फलीदार में हमारा बरसीम आ जाता है या दालें आ जाती है, उनका भी आप मिक्सन करके खिला सकते हैं। तो एक बड़ी सी सरल सी रहती है कि कुछ भाग, 1/3 भाग हमको फलीदार पौधे यूज़ कर लें, जैसे बरसीम वगैरह भी यूज़ कर लें, और बाकी 2/3 भाग जो है हमें हरा चारा ले लें। फिर अगर आपके पास सूखा चारा है, जैसे ज़्यादातर तूड़ी खिलाते हैं यहाँ पे, तो आप फीड उसमें डाल सकते हैं। फीड ज़रूर डालनी है, क्योंकि जो तूड़ी है उसमें कोई पौष्टिक तत्व नहीं है, जिसको हम 0% DCP बोलते हैं, कि उसमें कोई प्रोटीन नहीं है। तो वो प्रोटीन पूरी करने के लिए कहाँ से करनी है, वो फीड डालनी पड़ती है। और फीड कितनी डालनी पड़ती है, वो कम से कम 2 किलोग्राम हर पशु को चाहिए, जिसको हम रख रखाव दाना बोलते हैं। 2 किलोग्राम वो इकट्ठी नहीं देनी है, 1 किलो सुबह और 1 किलो शाम को, ताकि उसकी सेहत ठीक रहे, उसकी पाचन क्रियाएँ ठीक रहे। पर दूध का, अगर आपका पशु दूध देता है तो उसके हिसाब से आपको और फीड डालनी पड़ती है, 300 से 400 ग्राम प्रति लीटर। तभी उसमें कैल्शियम की कमी नहीं होगी। जो आप कैल्शियम का एक प्रश्न बता रहे थे कि कैल्शियम की वजह से कुछ बैठ जाती है गाय, तो वो वाली कमी नहीं आएगी, क्योंकि पशु में जो है दूध जब निकालता है, अगर आप उसके भरपाई ना करेंगे तो पशु के इस तरह से हम जाएंगे कैल्शियम निकलना तो शुरू हो हमारा जाता प्रोसेस। और इसमें आप जैसे कह रहे थे ना, आपको नाबार्ड से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो इंडिविजुअल फार्मर्स के लिए अभी सपोर्ट थोड़ा मुश्किल हो गया है। सरकार हमेशा ग्रुप में जो है वो फार्मर्स को सपोर्ट कर रही है, तो ग्रुप बना के आप फिर उसको FPO में दर्जा देके। जैसे सर डेयरी बनाने के लिए शेड जो बनता है जी जी उसके लिए जी। ही हम गए थे, तो उसी लिए टाला गया कि शेड के लिए अभी कोई बजट नहीं वो है। मेरी नाबार्ड के डीएम से बात हो रही थी, उन्होंने कहा सच में अभी बजट तो नहीं है, पर जैसे आएगा तो वो आपको प्रावधान कर देंगे। आजकल डिजिटलाइजेशन का ज़माना हो गया है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला काम है, और कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आपका पहले कर लें या किसी और का पहले कर लें। जैसे जो लाइन में लगता है, डिजिटलाइजेशन हो गई है, और उसी हिसाब से टर्न बाय टर्न बजट देख के काम होता रहता है। अब पशु की नस्लों के बारे में डॉक्टर साहब आपको थोड़ा सा बताएंगे कि कौन कौन सी पशु की नस्लें यहाँ पे आप पाल सकते हैं, मुर्गे की नस्ल या भैंस की नस्ल या गाय की नस्ल। डॉक्टर कृष्णेंद्र। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसा कि आपका प्रश्न था दुधारू नस्लों के बारे में, तो जो भारत में हैं, पूरे भारत की अगर बात की जाए तो जो 4 नस्लें हैं जो दूध उत्पादन के लिए हैं, इसमें आपकी साहिवाल है, रेड सिंधी है, गिर है और थारपारकर है। जो साहिवाल और रेड सिंधी नस्ल है, ये हमारे जो साथ में राज्य है पंजाब, ये वहाँ की 2 नस्लें हैं। और जो हमारा एरिया है धौला कुआं, यहाँ के लिए साहिवाल और रेड सिंधी दूध की अच्छी नस्ल है। अगर साहिवाल और रेड सिंधी की बात की जाए तो इन विशेषों सबसे अच्छा दूध देने वाली नस्ल है वो है साहिवाल। पर जैसे कि पंजाब में क्या है कि पंजाब में पूरा साल जो है हरा चारा मिलता है। हमारे क्या है, यहाँ की इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो हरा चारा कब मिलता है, बरसातों में मिलता है। तो जैसे पंजाब में अगर 15 से 20 किलो साहिवाल दे रही है, तो यहाँ दूध हमारे पास होगा 10 से 12 किलो, क्योंकि हरे चारे की कमी है। साथ में अगर आप जर्सी और जर्सी संकर नस्ल की गाय भी पालते हैं, वो भी हमारे एरिया के लिए काफ़ी अच्छी है। तो साहिवाल भी पाल सकते हैं आप, रेड सिंधी भी पाल सकते हैं। बाकी भैंसों के लिए बात की जाए तो मुर्रा नस्ल की भैंस और एक होती है हमारी नीली रावी, जिसको पंचकल्याणी बोलते हैं, ये 2 नस्लें भैंसों की बहुत अच्छी हैं। जैसे मुर्रा को क्या बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया, इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका दूध में जो फैट प्रतिशत है वो होती है 7%। के जो डाउट थे और आपकी जो शिकायतें थी, जो भी था, वो हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। एक जो मैंने सुना थनैला, जो मुझे लगा कि मतलब आपका क्लियर नहीं हो पाया, तो मैं वो क्लियर करने जा रहा हूँ। थनैला एक ऐसी बीमारी है जो जिससे हमारा ये वाला क्षेत्र ही नहीं, पूरा भारतवर्ष और साथ में पूरी दुनिया जूझ रही है। और विश्व में इनफर्टिलिटी के बाद दूसरी बीमारी ऐसी है जो हमारी डेयरी इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो इसमें ऐसा होता है कि हमारे जो पशुओं के थन हैं वो ख़राब हो जाते हैं, और एक पशु की कीमत अगर मान लो 1 लाख रुपए है, तो मान लो 4 थन है, तो लोग ये आप ले के चल सकते हो कि उसकी कीमत कितनी घट जाएगी। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले एक संक्रामक रोग है, और इसके बहुत से कारण हैं इसके होने के। तो आप इसे कैसे रोक सकते हो, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। अगर आपके हर्ड में थनैला है, तो सबसे पहले जो आपका एनिमल अफेक्टेड है उसको आप जैसे इन्होंने अलग से कर जो दें। मीटिंग अटेंड करी किसान भवन में, ये हमारा प्रोजेक्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, 1688 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसमें HP शिवा करके प्रोजेक्ट है, हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर सब ट्रॉपिकल
इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन करके। तो इसमें जो इनकी दिक्कत आ रही मार्केटिंग की भी, इसमें वैल्यू एडिशन का भी प्रावधान है, पर इसमें कंडीशन एक ही है बस कि इसमें मिनिमम फार्मर्स 10 और एरिया लगभग 5 हेक्टेयर होना चाहिए, जैसे आपको बताया भी होगा। और वहाँ अगर इरिगेशन के सोर्स भी नहीं है, अगर सोर्स है कहीं, मतलब थोड़ा बहुत पानी जैसे नाले में है, तो वहाँ नई स्कीम बन सकती है। अगर स्कीम बंद है, डिफंक्ट है, तो उस स्कीम को भी रिवाइव कर सकते हैं। उसमें भी इसी प्रोजेक्ट से पैसा लगेगा और इस स्कीम का जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे सिरमौर में पोंटा ब्लॉक और नान ब्लॉक ऐड हुआ है और लगभग 150 हेक्टेयर टारगेट नान ब्लॉक को और 150 हेक्टेयर पोंटा को है। इसमें हमें कंडीशन बस ये 65 बीघा और मिनिमम फार्मर्स 10। तो जितना ज़्यादा लोग इसमें आगे जुड़ेंगे, और इरिगेशन की स्कीम मस्ट चाहिए वहाँ पे, या सोर्स चाहिए, तो जितने भी लोग आगे आ सकते हैं पोंटा ब्लॉक में भी और नान ब्लॉक में भी। बोरवेल भी चल पड़ेगा? नहीं, इसमें बोरवेल को नहीं है। जैविक कृषि पे हिमाचल प्रदेश सरकार भी पूरा बल दे रही है, जोर दे रही है और बहुत अच्छे किसान आगे आए हैं। जहाँ तक बायो हर्बिसाइड का प्रश्न है, कुछ एक बायो हर्बिसाइड जो हैं वो आए हैं, परंतु टोटलिटी में जैसे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड जैसे गेहूं में आइसोपट्रोन या बेस्टा हम डालते हैं, वैसा हर्बिसाइड अभी तक नहीं आया है। जो बायो हर्बिसाइड हैं वो वैसे नहीं है, सिर्फ टारगेटेड हैं, एक वीड के अगेंस्ट कुछ हर्बिसाइड स्पेसिफिक वीड्स के अगेंस्ट आए हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है जिसके छिड़काव से सारे खरपतवार जो है वो फसल में नष्ट हो जाएं, ऐसा खरपतवार नाशी जो है वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में अभी तक नहीं आया है। प्रयास किए जा रहे हैं परंतु अभी तक ये अवेलेबल नहीं हुए हैं। जहाँ तक आपका दूसरे प्रश्न का सवाल है, हिमाचल प्रदेश में एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन एजेंसी करके जो सर्टिफिकेशन एजेंसी है जिसका मुख्यालय पालमपुर में है वो है, और अच्छे रेट्स पे वो सर्टिफिकेशन करती है। तो उसका अगर फ़ोन नंबर वगैरह चाहिए हो तो मैं आपको दे सकता हूँ। और ग्लोबल सर्टिफिकेशन एजेंसी करके पालमपुर उसमें 2 किलो की वैल्यू। तो मेरा विशेष आग्रह रहेगा विश्वविद्यालय से कि कृपया नई टेक्नोलॉजीज गुड़ बनाने के लिए यहाँ लोगों को बताई जाए, ताकि 1 किलो की पैकिंग, आधा किलो की पैकिंग, और वो अब तो दालें भी पैकेट में आ रही है और आटा भी पैकेट में आ रहा है, तो गुड़ पैकेट में क्यों नहीं जा सकता? देखने में भी अच्छा और साफ़ सुथरा और उसमें गुणवत्ता भी सही। तो इस चीज़ पे भी ज़रा ध्यान दिया जाए। तीसरी, हमारे यहाँ जो अदरक की अभी तक बात हुई, इस हिसाब वैसे तो पहले ही इस विषय में काफ़ी गंभीर है। जीआई जो अदरक सौंठ का हमने डिमांड की है, वो हमारी जो टॉस नदी आती है जहाँ से सिरमौर शुरू होता है, उसके बगल में जो एरिया पड़ता है, ये कुछ चुनिंदा गांव हैं जहाँ की सौंठ बनती है। बेला बशवा से शुरू होके और यहाँ आगे शर्ली, माशू चौक और किलौर तक का जो एरिया है, इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी की सौंठ बनती है। और इसका मैंने खुद अपने आप दिल्ली खारी बावली में देखा है कि हमारी सौंठ का कोई मुकाबला नहीं है क्वालिटी के रूप में। तो कृपया इसका जीआई के लिए जो भी कोई प्रयास हो सकते हैं, किसानों की ओर से जो भी मदद चाहिए होगी सैंपल इकट्ठा करने के लिए, और सैंपल के लिए भी सर, क्योंकि अभी सिर्फ 15 दिन का समय है सौंठ के लिए, अगर इसी साल सैंपल इकट्ठे करने हैं, 15 दिन के बाद सौंठ खत्म हो जाएगी, फिर 1 साल का हमें फिर इंतजार करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी प्रयास करें। और जो हमारा बारीक अनाज उत्पादन होता था पहले, अभी एक कृषि विभाग भी इसमें प्रयास कर रहा है। तो बारीक अनाज अभी उत्पादन के लिए तो हमारे पास बीज नहीं है, पुराने तो है, मेरे पास खुद 40 साल पहले के बीज है, मडुआ और ये शाँव, कावनी, चिनोई, चोलाई वगैरह, लेकिन नए बीज चाहिए उत्पादन के लिए। तो उसमें हम ऐसे किसानों को चयन करें। विभाग से मेरा विशेष आग्रह रहेगा जो बाई बैग सिस्टम में, उन बीजों का ऐसा ना करे कि वो बीज दिया, उसका बाद में पता नहीं लगा कितना हुआ, कहाँ गया। तो वो भी एक अच्छा एक सिस्टम बनना चाहिए इन बारीक अनाजों के उत्पादन का। और तीसरी चीज़ जो ऑर्गेनिक की हम बात कर रहे हैं, तो ये एक तरफ हम कहते हैं कि अच्छी नस्ल के पशु हमें चाहिए, HF है और जर्सी गाय है, और लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर करनी है तो देसी नस्लें चाहिए। तो इसके बीच में हम तालमेल कैसे बनाएं कि दूध भी हमारा अच्छा हो और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हमारी जो ये नस्लें हैं, देसी नस्लें, ये भी हमारी अच्छी पैदावार दें।
और तीसरी चीज़, क्योंकि डॉक्टर एक्सटेंशन डॉक्टर मधुबी जी यहाँ बैठे हैं, इनको सिरमौर के चप्पे चप्पे का पता है। हमारे यहाँ बांझपन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इन्होंने तो कई सैकड़ों कैंप लगाए भी हैं, तो ये क्रम आगे भी जारी रहना चाहिए। जैसे पीछे तक अभी तो पिछले साल क्योंकि कोरोना की वजह से सारी गतिविधियां बंद रही, ये कैंप पैच वाइज पॉकेट वाइज जारी रखने चाहिए। इसका बड़ा लाभ मिल रहा है। जो खाली पशु रहता है, दुधारू पशु, वो किसान को ही पता होता है कि मेरा कितना नुकसान हुआ है। तो ये दो चार बातें थी। बाकी तो जो आप लोगों के प्रश्न आए वो बहुत जायज़ है, और हम समझते हैं कि वीसी साहब का ये जो प्रयास है कि गांव में साइंटिस्ट एडवाइजरी कमेटी की, ये पहला प्रयास है। हम धन्यवाद करते हैं इस मंच से, मैं किसानों के तरफ से भी, वाइस चांसलर का, और जितने भी यहाँ हमारे साइंटिस्ट हैं डिपार्टमेंट्स के सभी, और विशेषकर बहन कौर जी का, सिंह साहब का, जिनके घर में आज हम यहाँ बैठे। इसके लिए भी किसान को बड़ा डील करना पड़ता है, तभी वैज्ञानिक भी हमारे पास आएंगे और विभाग के लोग भी हमारे पास आएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये प्रचलन हमारी यूनिवर्सिटी में भी इस पे बहुत काम चला हुआ है, और मैं इनको ये बताना चाहूँगी कि पीएयू में तो हो ही रहा है, यहाँ पे भी हमारे काफ़ी ऐसी किस्में हैं जो अलग अलग तरह की किस्में हैं। एक तो होती है जो डायरेक्ट सीडेड राइस के लिए अलग किस्में हैं, और जो अब आप पनीरी लगाकर उसकी रुपाई करते हैं तो उनकी किस्में अलग हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने 2 किस्में ऐसी एक तैयार की हैं। एक तो HPR 1156 1156, ये काफ़ी पुरानी चली आ रही है। इसको हम दोनों तरह से बिजाई कर सकते हैं, डायरेक्ट में भी कर सकते हैं और दूसरी पनीरी लगाकर भी कर सकते हैं। और दूसरी जो नई किस्म आई है वो HPR 2656 2656, इसका नाम हिमपालम धान 1 के नाम पर तैयार की गई है। तो इसका बीज भी उपलब्ध आपको मिल सकता है, तो ये भी आप लगा सकते हैं। इसमें भी डायरेक्ट सीडेड में आप इसकी सीधी बिजाई, जैसे कनक की सीधी बिजाई करते हैं वैसे कर सकते हैं। और तीसरी किस्म एक और है HPR 2795 2795, ये है लाल धान की किस्म। लाल धान का जैसे आजकल बहुत महत्व चला हुआ है, इसमें काफ़ी अच्छे गुण पाए गए हैं। जिंक की मात्रा इसमें ज़्यादा है, आयरन की मात्रा ज़्यादा है, और इसका बाज़ार में रेट भी बहुत मिलता है। तो जो HPR 2795 किस्म है, ये भी सीधी बिजाई के लिए अनुमोदित की गई है। और इसका बीज, जैसे हम थोड़े से मिड हिल तरफ जाएंगे, लो हिल में तो चलो जो हमारे आसपास के प्रदेशों की जो बीज है वो उसको लगाते हैं, लेकिन अगर हम मिड हिल में लाल धान की बिजाई करेंगे तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि इसके जो रेट है आजकल आप सुना होगा कि 300-400 रुपये किलो। महोदय का उद्देश्य था, ध्येय था, पूर्ण तरह से पूरा हो रहा है। यही हम बात कर रहे थे कि हम सीधे तौर पर किसानों से बात करेंगे कि क्या उनकी समस्या है। कल शाम को हम करीब करीब 7 बजे तक आए, 9 साढ़े 9 बजे तक कुलपति जी ने इसका एक आगे का जो कार्यक्रम आज का था उसके बारे में मीटिंग की, और मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि आपका जिला सिरमौर, जो नाम सिरमौर है, आप सब लोग सिरमौरी हैं, सिरमौर सही रूप में सिरमौर है, क्योंकि आपके पास कृषि में गेहूं भी है, चावल भी है, आपके पास पशुओं में अच्छी नस्ल के पशु भी हैं, आपके साथ आपके पास सौंठ है, आपके पास गन्ना है, आपके पास क्या नहीं है। और एकीकृत खेती और मिश्रित खेती की अगर हम बात कर रहे हैं, वो आप लोग कर रहे हैं, जिसमें एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, पशुपालन और दूसरी जितने भी मत्स्य पालन, कुंभ उत्पादन, सब कुछ आपको, गन्ना आपके पास है। और इसी बात पे कल ये जो हमने डिटेल में बात की थी, उसमें माननीय कुलपति जी आपको अभी बताएंगे, एक उद्देश्य ये भी था कि हिमाचल के कम से कम 12 से लेकर 25 स्थान ऐसे होने चाहिए जहाँ पर हमें GIs मिलें, क्योंकि जैसे ही GI टैग आपकी फसल के साथ या किसी और चीज़ के साथ लग जाता है, उसकी कीमत 3 से 4 गुना सीधी हो जाती है। और यही बात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही किसानों के लिए। 3-4 काम उन्होंने बड़े सीधे सीधे किए। एक तो ये कि किसान जो होंगे उनके पैसा सीधा उनके बैंकों में जाएगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि आप वोकल फॉर लोकल, यही बात जो हम GIs की बात कर रहे हैं, कि जो भी आपके पास लोकल है उसके लिए वोकल आगे आइए। जैसे अभी शास्त्री जी कह रहे थे कि गन्ना भी है हमारे पास, दूसरी चीज़ें भी है, पर हमारे पास गुड़ भी बड़ा अच्छा है। ये है, दिस इज व्हाट यू कॉल वोकल फॉर लोकल। पूरे विश्वास के साथ करिए ये हमारे पास है। और यही चीज़ें हम जब डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट जिलों में जा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि किसके पास क्या है। अगर आपके पास टमाटर है तो बिलासपुर में अदरक है या कुछ और चीज़ है, जमीकंद है।
उसको हमने आइडेंटिफाई, तो वोकल फॉर लोकल, ये दूसरी बात उन्होंने कही थी। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि अपनी स्ट्रेंथ अपनी जितनी है उनको बचाओ। अब पशुओं की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल में हमारे पास गद्दी डॉग्स होते थे, श्वान मिटने लग गए, उसके लिए हमने प्रोजेक्ट लिया, हम उनको भी संभालेंगे। हमारे पास ऊपर स्पीति हॉर्सेस थे, गद्दी गोट्स थी, जिसका मीट अभी सब्जी खराब हो गई है तो सब्जी में लेटेस्ट कौन सी दवाई आनी चाहिए। हम अब ऑर्गेनिक खेती की या नेचुरल खेती की बात करते हैं, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उस पर शोध करते हैं और फिर उसके बाद रिकमेंडेशन देते हैं। लेकिन शोध होता है हमारा यूनिवर्सिटी लेवल पे। उसके बाद हम लोगों ने इस चीज़ को किसानों तक कैसे पहुंचाना है, वो हमारा काम है जो डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन का है, और जिसके अंतर्गत हम आपसे मिलने भी आए हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन में एक तो हमारा असली यूनिट है जो डायरेक्टरेट है यूनिवर्सिटी का, दूसरा हमारा यूनिट्स है हमारे ये 8 KV के जो हिमाचल के 8 जिलों में। तो काम हमारा लगभग एक ही तरह का है। कुछ लोग हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं, कुछ लोग KVKs में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। जो पालमपुर आ सकते हैं, जो थोड़ी एडवांस चीज़ें दिखानी हो, उन्हें आपके जो विभिन्न विभाग हैं, चाहे वो आत्मा है, चाहे जायका है, चाहे कृषि विभाग है, हॉर्टिकल्चर है, पशुपालन विभाग है, वो पालमपुर भेज देते हैं और पालमपुर में आप लोग ट्रेनिंग करते हैं। और जो कोई ट्रेनिंग वहाँ नहीं आ सकते, वही काम हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के तहत करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, थोड़ा कोरोना पीरियड में हमारी ट्रेनिंग्स कम हो गई थी, लेकिन आज ये स्थिति है कि हमारे जो एक किसान भवन है पालमपुर यूनिवर्सिटी में हमारे अंडर डायरेक्टरेट में, उसमें लगभग 100 लोगों के रहने की कैपेसिटी है, और 100 के 100 लोग वहाँ पे फुल चल रहे हैं वो हॉल। और ट्रेनिंग्स हमें रिजेक्ट करनी पड़ रही है क्योंकि हमारे पास जगह नहीं। मैं सबसे बड़ी बात तो कहूँगा, आज हमारे वाइस चांसलर साहब जो इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुँचे हैं, वो भी उसी यूनिवर्सिटी में BSc की है, इन्होंने भी MSc की है, PhD की है, आज किस पद पर बैठे हुए हैं। आपका बच्चा भी वहाँ पढ़कर ऐसी डिग्रियाँ लेकर कहीं से कहीं जा सकता है, IAS ऑफिसर बन सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चे IAS ऑफिसर है, चीफ सेक्रेटरी लेवल तक गए हैं, IFS है, फॉरेस्ट सर्विसेज में जाते हैं। तो अभी आपने कल देखा हुआ एक न्यूज़ है, हमारे ही यूनिवर्सिटी के एक छात्र हैं जिन्होंने वहाँ से BSc की, अभी वो उनको हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया है, वो IFS ऑफिसर रिटायर हुए हैं। तो इतनी बड़ी पोजीशंस पर लोग जाते हैं, प्राइवेट कंपनीज में जाते हैं। जितना भी यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी वहाँ पर अधिकारी हैं, हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। तो मैं आप लोगों के ये ध्यान में लाना चाहूँगा, हमारी यूनिवर्सिटी का इस टाइम अगर पूरे देश में देखा जाए तो इस पढ़ाई के लिए जो और पैरामीटर्स को देखते हुए पूरे इंडिया में 14वां स्थान है, 14th रैंक है हमारे यूनिवर्सिटी का, और हर एक तरह की हम बच्चों को वहाँ सहूलत देते हैं। तो आप लोग भी अपने बच्चों को वहाँ पर हमारे पास लाकर डिग्री के लिए भेज सकते हैं, हर एक तरह की हमारे पास सुविधा उपलब्ध है। एक चीज़ जो मैं अभी नई आपके दिमाग में ये लाना चाहूँगा कि हम लोग एडमिशन +2 के बाद बच्चों की वहाँ करवाते थे, अपना एंट्रेंस टेस्ट करवाते थे, लेकिन इस साल से हमने उस जो एक प्रोसीजर है उसको हमने बदला है। इस बार हम अपना एंट्रेंस टेस्ट नहीं करने जा रहे हैं, हम लोग जो नीट के थ्रू, जहाँ MBBS एडमिशन जिस बेसिस होती है, नीट की है, ICR का एग्ज़ाम होता है, तो आपके बच्चे उस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। हम उस मेरिट के बेसिस पर 6 डिवाइड किए हैं, 6 पालमपुर यूनिवर्सिटी के पास है और 6 सोलर के पास है। तो जिंजर गार्लिक उनके पास आता है, लेकिन गार्लिक के ऊपर, ड्राइंग के ऊपर तो बहुत कुछ बोला गया है, लेकिन इसकी पेस्ट प्लांट लग सकता है, और इसके ऊपर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप या कोई एंटरप्रेन्योर्स आ सकता है इसके ऊपर। जहाँ पे ऐसी गार्लिक के ऊपर, गार्लिक पेस्ट तो बहुत ही बिकती है, जैसे आजकल ऑनियन पेस्ट, गार्लिक जिंजर पेस्ट मार्केट में बहुत अवेलेबल है, लेकिन हमें फ़ायदा तभी है जब इसकी पैकेजिंग अच्छी होगी और इसके ऊपर FSSAI का जैसे पहले एक्सप्लेन किया गया था उसका नंबर होगा और ट्रेडमार्क होगा। ये सब हम आगे कराने जा रहे हैं इसमें। ऐसे एक हम देख रहे थे रेड राइस बहुत अच्छा पैक किया हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कोई लेवल नहीं था ऐसे इस टाइम जब हमने देखा इसको। लेकिन जब आप इसकी पैकेजिंग अच्छी कर देंगे इसकी, तो इसकी पैकेजिंग करने से ही हमारा मतलब 50 से लेकर 100 रुपीज़ पर kg हमारा प्राइस बढ़ सकता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो हम अपने इसमें रख सकते हैं। और रेड राइस में तो ज़्यादा हैवी नहीं, इसमें सिर्फ हलर लगता है,
जहाँ पे इसमें ग्रेडर लगेगा। भाई हमारे आए नहीं है तो उनके लिए मैं ना कितने मेहमान आ जाएंगे। मैडम आप भी आइए। मिसेस संतो देवी। फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मत संगो वस्तु विकर्मण। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए ये शब्द आज मैं मंच पर बैठकर ये सोच रहा था कि धन्य है ये किसान जो इस धरती को संजोए हुए है, निष्काम भाव से वो काम कर रहा है और हमारा जीवन यापन कर रहा है। अभी हाल ही में कोविड काल से पीड़ित हम लोग अभी तक जूझ रहे हैं और इसी प्रक्रिया में एक वर्ष हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सबक सीखा। कई इंडस्ट्री जो है वो इसमें फेल हुई, नीचे की ओर गई, मगर एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर था जिसमें 3.4% की बढ़ोतरी हुई। शहरों से लोग गांव की ओर चलने लगे। जिन्होंने कभी खेती ना की थी वो किचन गार्डनिंग करने लगे। जिनके पास जगह नहीं थी वो छतों के ऊपर नर्सरी लगाने लगे। धीरे धीरे सबको समझ आ रहा है कि कृषि ही सर्वोपरि है, इसी से जान बचेगी और कोई रास्ता नहीं, यही एक रास्ता है। मंच पर आसीन डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन डॉक्टर मधुमीत जी, डीन कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेस डॉक्टर मनदीप शर्मा जी, डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डॉक्टर आर.के. कटारिया जी, डीन कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस डॉक्टर वाई.एस. धालीवाल जी, हमारे विश्वविद्यालय से आए हुए हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, वीसी सेक्रेटरिएट के मेंबरान पंडित रामचरण जी और मिस्टर कुणाल सूद, यहीं हमारे आसपास एक मेरे अध्यापक डॉक्टर विपिन कालिया जी को मैं नमन करता हूं। आज शायद कई लोगों को ना मालूम हो, कई साइंसदानों को ना मालूम हो, एमएससी में ये मेरे गाइड रहे हैं और सन 1983 से मेरा धौला कुआं के इस केंद्र के साथ एक नाता जुड़ा। 38 साल हो गए और इन 38 सालों के बाद अब कुलपति के रूप में मुझे जब डॉक्टर विपिन कालिया जी ने मुझे माननीय कुलपति कहा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। वो मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से ये पीएचडी है। जिस क्षेत्र में इन्होंने काम किया मैंने उसी क्षेत्र को पकड़ा और आज वो क्षेत्र जो है गगनचुंबी पर है। हमने एक हाईटेक मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक्स एंड टिश्यू कल्चर लैब, एक लैब वहाँ स्थापित पालमपुर में की है, जिसमें कितने ही विदेशी वहाँ आकर के चले गए। कितनी ही बार मैं उस काम की वजह से विदेशों में गया, विकसित देशों में गया, कॉमनवेल्थ फेलोशिप लिए। अंग्रेज़ों ने बुलाया, अमेरिकनों ने बुलाया, ऑस्ट्रेलियन ने बुलाया, कई विश्वविद्यालयों का मैं ऑनररी प्रोफेसर हूँ। कितने ही मौके मुझे ऐसे मिले विदेशों में जाने के। ये सब मेरे अध्यापक के कारण है जिन्होंने मुझे उस राह पर डाला। मेरा एक ध्येय रहा है कि जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ जो हमारे ऐसे हीरे जिन्होंने पहले वहाँ पर सेवाएं दी, अपने रिसोर्सेज के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी एक सोच के मुताबिक, दूरदर्शिता के मुताबिक उस समय काल में काम किया, उन सबको वहाँ बुलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि
हम क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, ये देखने वाला भी कोई चाहिए। वो इसीलिए हमने उनको कुर्सी पर बिठाया है, बाकियों के लिए कुर्सी नहीं है। वो वहां से हमें देखें कि क्या हम ठीक राह पर चले, हमने कोई गलती तो नहीं की, और किसी भी माध्यम से वो ये सबक हमें कभी भी सिखा सकते हैं। मैं इनके प्रश्नों को खुद सुनूंगा, इनकी आवाज़ को खुद सुनूंगा, और जो इनकी अपने अंदर की भड़ास है, जो ये उस वक्त पूरा नहीं कर सके, वो मुझे बता सकते हैं, मैं उसे पूरा करने के लिए प्रयत्नशील हूँ। माँ रेणुका जी और श्री गुलचूड़ेश्वर महादेव, माँ वैष्णो जी के बचपन का रूप माँ बाला सुंदरी जी, गुरुओं की इस धरा सिरमौर को मैं नमन करता हूं। सिरमौर 6 ब्लॉकों में बंटा है। नाहन, पछाद, पौंटा साहब, राजगढ़, संगड़ा और शिलाई। 259 पंचायतें हैं, जिसमें से 12 से 13 प्रधान जो है वो हमारे बीच में बैठे हैं। सिरमौर का ये क्षेत्र पूरे विश्व में जाना जाता है एक बात के लिए, वो है शिवालिक फॉसिल पार्क, जो सुकेती में है और एशिया में अपने तरह का 2.5 मिलियन वर्ष पहले का वर्टिब्रेट्स का यहाँ पर निशानियाँ मिली हैं। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट 23 मार्च 1974 को हुई, और कोइंसिडेंस देखिए 23 मार्च को हम यहाँ पहुँच गए थे, आज 24 मार्च है। बड़ी खुशी की बात है कि ऐसा ऐतिहासिक स्थल जो एशिया में सबसे बड़े पार्कों की तरह एक ऐसा पार्क यहाँ पर स्थापित है, इसलिए सिरमौर पूरे एशिया में, पूरे विश्व में जाना जाता है। ये आपकी पहचान है सिरमौर वासियों की। हमारे डीन्स, डायरेक्टर्स, दूसरे अफसरान सब ने कहा कि हमारी वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक जो है वो 4 दीवारी में होती थी। मैं जिस वक्त विभागाध्यक्ष था तो अक्सर मन में ये सोचता कि मुझे एक्सटेंशन का मौका कब मिलेगा, प्रसार का मौका कब मिलेगा। अब मैंने निर्णय लिया कि अनुसंधान बहुत हुआ, अब चला वैज्ञानिक खेत की ओर। अब हम खेत में चलेंगे और अपने किसानों से खेतों में रूबरू होंगे। हम उस 4 दीवारी में वार्ता नहीं कर सकते। 40 मीटिंगें, ये 40वीं मीटिंग है, 39 मीटिंगें इससे पहले हो चुकी हैं। 39 के बाद मेरे ख्याल में ये कृषि विज्ञान केंद्र सबसे पुराना है हिमाचल प्रदेश में। 39 मीटिंगों का असर देखिए, और अब इस 40वीं मीटिंग का असर देखेंगे कि इस एक मीटिंग का असर जो है वो दिल्ली तक जाता है या नहीं जाता है। आगे आगे देखिए होता है क्या। किसानों के खेतों में बैठकर चर्चा करेंगे, आपका हृदय, उसका दर्द हम आमने सामने बांटेंगे। आपको वो महसूस ना हो कि हम कुर्सियों पर विराजमान हैं, 4 दीवारी के अंदर बैठे हैं, अपने परिसर में आपको बुलाते हैं और आप प्रश्न पूछने की शंका करते हैं। वो शंका मैंने खत्म की, और ये मंच, धरती पर हम हैं, धरती पर आप हैं, हम दोनों धरातल पर बैठेंगे, आमने सामने बात करेंगे। परसों हमारी 7वीं मीटिंग थी, ये 8वीं है। 8 कृषि विज्ञान केंद्र हमारे हैं। कुलपति बनते ही सबसे पहली मीटिंग मैंने लाहौल स्पीति में की, क्योंकि मुझे मालूम था कि वहां बर्फ गिर जाएगा, उसके बाद 31 मार्च तक मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। इसलिए वहां की मीटिंग मैंने अक्टूबर में की, और आज ये अंतिम मीटिंग है हमारी कृषि विज्ञान केंद्रों की। परसों हमारी मीटिंग उन्ना में एक गांव फतेहपुर में थी, वहां भी खूब इसी तरह से
काफ़ी क्षेत्र में लोग बहुत थे। वहाँ हमने कृषि मंत्री जी का वो एरिया है, कृषि मंत्री जी से आग्रह किया और हमारे जो वित्त आयोग हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्रीमान सतपाल सत्ती जी, उनसे आग्रह किया तो वो वहाँ पर पहुँचे। उनसे काफ़ी चर्चा हुई और उन्होंने भी देखा कि ये कौन सी व्यवस्था आपने शुरू कर दी और वो इससे बहुत प्रभावित हुए कि हमें अच्छा लग रहा है कि कम से कम हम भी किसानों को एक मंच पर सुन पा रहे हैं कि उनके हृदय का दर्द कभी पानी का है, कभी जंगली जानवर का है, कभी आवारा गाय का है, कभी कुछ है, कभी और है, कभी मार्केट का है, बहुत कुछ उसी मंच पर आदान प्रदान हुआ और मंत्री जी तक सारा विवरण पहुंचा, जिसके लिए अब अगले एक सप्ताह में मंत्री जी पालमपुर में होंगे और हर रोज मैं उनके साथ अब ये 8 मीटिंगों की चर्चा करूंगा कि किसानों के हृदय का दर्द मैंने क्या देखा। मैं पूरे हिमाचल प्रदेश का विचरण करके अपने साइंसदानों के साथ, आप जैसे कहा कि यहाँ पर 20-25 साइंटिस्ट यहाँ पर बैठे हैं, हमारे डीन्स डायरेक्टर सभी बैठे हैं, मैं पूरे विश्वविद्यालय को लेकर आने को तैयार हूं, मगर हमारा किसान जाग जाए, ये मेरे हृदय का दर्द है। आप विश्वविद्यालय में आए, जैसे डॉक्टर कटारिया जी ने कहा, डॉक्टर इंजीनियर इससे बाहर कोई बात ही नहीं है, और भी रास्ते हैं और भी मंजिलें हैं। आपके सामने अफसरान बैठे हैं, विभिन्न विभाग हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं, किसी भी राह पर चल करके आप आसमान छू सकते हैं। आप चलिए तो सही, आप चलकर देखें तो सही। कई ऐसे संगीतकार जिन्होंने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया, उस हिसाब से तो वो संगीतकार कुछ भी नहीं। अरे ये संगीत का क्षेत्र है, चाहे लिटरेचर का क्षेत्र है, साहित्य का क्षेत्र है, या साइंस का क्षेत्र है, या होम साइंस का क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र हो, आपको सिर्फ आसमान छूना है। उसके लिए आप ऊंचाइयों को देखिए, एक निशाना बहुत दूर का फिट करिए, फिर देखिए किस तरह से चमक आती है, पूरे विश्व में आपका नाम क्यों नहीं रोशन होता है। मैं आपके दर्द को समझने के लिए, आप समझ लो अभी तो ये शुरुआत है, अभी मेरे 6 महीने हुए हैं, अभी 2.5 साल बाकी हैं। मैं कितनी बार आपको मिलूंगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। पूरे सिरमौर को छान दूंगा, चूड़धार तक जाऊंगा, चप्पा चप्पा सिरमौर का देखूंगा जाकर के कि क्या व्यवस्था है। अभी तो हम पौंटा साहब से तराई क्षेत्र से शुरू कर रहे हैं, जहां सब कुछ सहूलियत है। हम शिलाई को, पछाद को और चूड़धार को देखना चाहते हैं कि वहां किसानों के अंदर क्या दर्द छुपा है, पानी की व्यवस्था है या नहीं है। मैं उसे सरकार तक लेकर जाऊंगा, मैं लोगों को वहां पर बुलाऊंगा, वहीं पर हम उसका हल ढूंढेंगे और व्यवस्था करेंगे। यही आदेश मुझे सरकार से मिला है। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने मुझे इसीलिए भेजा। मैं जन जन में जाकर के ये पुकार करूं कि उठो, जागो, अपने को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। देखो तो सही, कौन सी राह पर विश्व जा रहा है, कौन सी राह पर दूसरे राज्य जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश पीछे क्यों। आज हम गुरुद्वारा पौंटा साहब वहां गए तो वहां भी मुझे जो मैनेजर थे और वहां के प्रबंधक थे, उन्होंने भी अपना दर्द वही बयान किया जो दर्द यहां पर चल रहा। ये सारी आवाज, मैं वाइस चांसलर होने के नाते मेरी जिम्मेवारी है, मैं इसको लेकर के सरकार तक पहुंचूंगा, सभी विभागों तक पहुंचूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा। उनको पहले ही मालूम है, लेकिन मैं उसकी असेसमेंट कर रहा हूं कि आखिर हम कौन सी ऐसी राह पकड़ें, किस तरह से हम करें कि सरकार के माध्यम से जो सरकार ने चाहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहा है, जन जन तक पहुंचने का उनका जो एक सपना है, वो किस तरह से पूरा हो सकता है। हजारों स्कीमें ऐसी हैं जिनका किसानों को मालूम नहीं पड़ता है, उनको मालूम होना चाहिए।
अब वो मालूम कैसे हो सकता है, उसकी व्यवस्था हम करेंगे। हम सभी पंचायतों को, सभी ब्लॉक्स को अपने कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से एक पोर्टल पर लाने वाले हैं। अगर एक ट्रेनिंग पालमपुर में हम रखेंगे, उसकी चर्चा हर ब्लॉक में होनी चाहिए कि वहां जाना है या नहीं जाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि हमारा कृषि विश्वविद्यालय हमारे लिए क्या कर रहा है। मैं आपके घर में क्यों पहुंचा? क्योंकि मैं पहले आपका इंतजार करता रहा कि कौन विश्वविद्यालय पहुंचेगा। मुझे बहुत जानकर दुख हुआ, यहाँ तो नहीं लेकिन कई क्षेत्रों में जाकर के मैंने पूछा कि क्या आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय भी है इस स्टेट के अंदर। मुझे कई बच्चों ने और कई बुजुर्गों ने, कई माताओं बहनों ने कहा कि हमें कुछ मालूम नहीं। ये बड़ी खेद की बात थी। मैंने कहा इसका मतलब हमें ही जागना होगा, हमें ही उठना होगा, हमें ही उनके घर तक पहुंचना होगा। और आज ये उसका उदाहरण है। हम आपके गांव में, आपके घर में विराजमान हुए। यहाँ जैसे चर्चा हुई कि यहाँ धान है, गेहूं है, मक्का है, अदरक है, लहसुन है, चूली है, सेब भी है, स्ट्रॉबेरी है, कई ऐसे आयाम हैं जिनमें हम आसमान को छू सकते हैं। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि जो किताबों में हमें टारगेट लिखते हैं उससे कहीं बढ़कर किसान यहाँ पर धान और गेहूं का प्रोडक्टिविटी, 1 बीघा की पैदावार झाड़ जो है वो ले सकता। उसका पोटेंशियल है, इस एरिया का कैपेसिटी है, ताकत है। लेकिन मंडीकरण में प्रॉब्लम है, मार्केट में प्रॉब्लम है। ये बात मेरे जहन में है। मैं अकेला इसको नहीं कर सकता, ये सरकार के माध्यम से होगा। आप भी कोशिश करिए, मैं अपने तरीके से कोशिश करूंगा। और ये मंडीकरण वाला जो मार्केटिंग वाला जो पॉइंट है, इसको शास्त्री जी ने भी उठाया, मुझे गुरुद्वारा साहब में भी बोला गया, और यहाँ भी कई लोगों ने ये पॉइंट रखा कि हम अपने प्रोडक्ट्स को कहाँ पर लेकर जाएं। उसके लिए कई ऐसी स्कीम्स वैसे बन रही हैं, FPOs जिसको कहते हैं, वो आने वाली हैं। उनके आते ही कई समस्याएं हमारी हल होंगी। मगर उससे पहले मैं आपको बताऊं कि उन्ना में परसों माननीय मंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने ये आगाज किया कि 10 मंडियां जो है वो बन रही हैं। अब मुझे ये नहीं मालूम कि पौंटा साहब का उसमें नाम है या नहीं, लेकिन 10 मंडियों का आगाज उन्होंने किया। जैसे ही मैं कुलपति बना, सर्वप्रथम मैंने ये चाहा कि पहले अपने इस प्रदेश की ताकत को समझूं, ऐसे हीरों को चुनूं, ढूंढूं जो हमारे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। ऐसे कृषक जो दूसरों को सबक सिखा सकते हैं, दूसरों के लिए रास्ते खोल सकते हैं, राह दिखा सकते हैं। 8 हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, 8 ही जिला में हैं। हमने कहा शुरुआत में आप 4 ढूंढिए, क्योंकि समय कम था और 25 जनवरी जो हमारे 50 वर्ष इस प्रदेश के पूरे हो रहे थे पूर्ण राजत्व के, तो हमने निर्णय लिया कि 25 जनवरी को उन किसानों को हम वहां सम्मानित करेंगे जिन्होंने जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई पुरस्कार लिया हो। ऐसे किसानों को प्रदेश में ढूंढिए। हमने ढूंढा और 32 किसान हमें ऐसे मिले जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में ऐसे काम कई किए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक वो पहुंचे हैं। उन 32 के 32 किसानों को हमने वहां बुलाया। लगभग 20-22 किसान वहां उस वक्त पहुंच सके और अपने विश्वविद्यालय के म्यूजियम के अंदर हमने एक हॉल जो है वो पूर्ण राजत्व स्वर्ण जयंती कृषक दीर्घा के नाम से जो है एक महिला से उसका उद्घाटन करवाया। ये प्रक्रिया अब जारी रहेगी।
मैं वो 32 नहीं 3200 चाहता हूं, यहां गाड़ी ना रुकी रहे। हम वो किसानों को अभी भी ढूंढ रहे हैं, हमें हो सकता है उस वक्त 32 ही मिले, लेकिन ऐसे कई हीरे और छुपे रहें अंदर, उनको भी हम बाहर लाएंगे। वो हमारे विश्वविद्यालय के कृषि दूत का काम करेंगे, हमारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे, हमारे विश्वविद्यालय का एक अटूट अंग होंगे। अगर मान लीजिए शिलाई में यहाँ या पौंटा साहब में कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमारे कृषि दूत कुंदन सिंह शास्त्री जी हैं, हम वहां से फोन से कहेंगे आप उनसे वार्ता करिए। उनको इस बात के बारे में मालूम है, आपके अपने आदमी हैं, वहां जाइए, शायद आपका मसला बहुत जल्द हल हो। इस प्रक्रिया में चलने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। ये हमारा एक निशाना था जो पूरा हुआ। 7 फरवरी को हमने स्वर्ण जयंती पोषण उद्यान, उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के कर कमलों से विश्वविद्यालय के अंदर करवाया। अब वो जमाना गया कि आपने पौधे लगा दिए, 5-5 वर्ष 7-7 वर्ष जो है वो फल फ्रूट के लिए जो है आप वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अब वो वक्त गया। हम चाहते हैं कि ऐसा पोषण उद्यान हो जो एक मॉडल हो, जिसमें वर्ष भर आपको फल मिलता रहे, वर्ष भर कोई ना कोई फल जो है आपके घर में हो। उसके लिए एक ऐसी प्रक्रिया, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर के हमारे साथ हैं, इन्होंने बहुत प्रयत्न किया और वो मॉडल वहां पर तैयार कर दिया। ये 1 बीघा में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है। मुझे मालूम है कि हमारे हिमाचल प्रदेश के किसान 84% किसान ऐसा है जिनका 5 बीघे से ऊपर जगह नहीं है, 5 बीघे से नीचे ही है। तो ऐसे लघु किसान के लिए या सीमांत किसान के लिए हमारे प्रयत्न क्या है? अगर हम बड़ी बड़ी स्कीमें बनाएंगे कि 1 हेक्टेयर के लिए, 5 हेक्टेयर के लिए और 10 हेक्टेयर के लिए, किसान के पास जमीन ही नहीं है। ये बात मैंने इसी वर्ष 9 फरवरी को प्लानिंग में, जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री कर रहे थे और सभी मंत्री और सभी सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी वहां बैठे थे, मैंने वहां रखी कि आइए हम उस राह पर चलें। 84% का पहले सोचें, 84% एक मेजर पार्ट होता है। उन किसानों के लिए हम क्या कर रहे हैं, कौन सा रास्ता उनके लिए निकाल रहे हैं? उसके लिए ऐसे भी कई किसान हैं जिनके पास बीघा भी जगह नहीं है, कनाल भरी जगह है। क्या वो कनाल वाला किसान जो है वो अपना जीविकोपार्जन नहीं कर सकता? हमने उसके लिए रास्ता निकाला है, हमने उसके लिए मॉडल तैयार कर दिया है। उसका नाम हमने स्वर्णिम लक्ष्य रखा है, लघु कृषक एकीकृत स्वावलंबन योजना। ये स्वर्णिम लक्ष्य है जिसमें आप एक वर्टिकल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लकड़ी का स्ट्रक्चर बनाएं तो 1.5 लाख रुपया, लोहे का बनाएं तो 2.5 लाख रुपया और अगर कंक्रीट का बनाएं तो 3.5 लाख रुपया। नीचे पशुधन रखिए, ऊपर आप जो है उसमें मशरूम लगाइए, उससे ऊपर आप नर्सरी लगाइए, आप खेती करिए, सब्जियां बनाइए, जो मर्जी करिए। मैं ऐसा उदाहरण आपको एक देता हूं कि जिसके पास 1 कनाल, छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी जगह नहीं है, ऐसे भी किसान लैंडलेस, जिनके पास जमीन ऐसा कोई ना हो, सबके पास जमीन हो, मैं ऐसा चाहता हूं। मगर जिसके पास नहीं, उसने इतना अगर उदाहरण दे दिया, तो जिनके पास जमीन है वो क्या कर सकते हैं, आप खुद इसका अवलोकन करिए। मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये खुद सोचिए कि वो क्या कर सकते हैं जिनके पास जमीन है। अगर एक लैंडलेस लेडी जो है इस तरह से काम कर सकती है। अभी परसों ही विश्व जल दिवस था। जल की बहुत जरूरत है। जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं यहाँ जल की कमी नहीं, मुझे मालूम है, ये तराई क्षेत्र है। पौंटा साहब में जल खूब है, फिर भी इस जल को बचाइए। किसके लिए? अपने पहाड़ी मित्रों के लिए, शिलाई के लिए, अपने दूसरे राजगढ़ के लिए, संगड़ा के लिए, पछाद के लिए, नाहन के लिए इस पानी को बचाइए। पूरे पानी का दोहन उस तरह से ना करिए
कि बस हम ही हम हैं, नहीं, आपके ही जिला सिरमौर के दूसरे जो साथी हैं उनको भी इस पानी की ज़रूरत है। सारे पानी का दोहन आप इस तरह से ना करें जिससे ये पानी खत्म हो जाए। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने वर्षा के पानी का दोहन करके, ड्रिप इरिगेशन करके, पॉली हाउस के अंदर नर्सरी लगा करके सब्जी का उत्पादन किया और 2-2, 4-4 लाख रुपए जो है सालाना कमा रहे हैं। आपको याद होगा, अगर स्कूलों के बारे में चंद वर्ष पहले सरकार ने एक आगाज किया कि बच्चों को सिखाने के लिए कि स्कूलों के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस तरह से की जाती है, स्कूलों में तैयार करना शुरू कर दिया। उनका मंतव्य ये था कि बच्चों के माध्यम से घर तक एक संदेश जाएगा कि हम स्कूलों में छतों से पानी किस तरह से इसका दोहन करके हम इस पानी का संग्रह कर सकते हैं। पहले हमारे तालाब थे, पोखर थे, कुफरियां थी, सब कुछ था, लेकिन मनुष्य के लालच ने, जमीन के लालच में हमने उन कुफरियों को बंद कर दिया, पानी खत्म हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया। अब फिर हम उस राह पर चलने वाले हैं। पता तब लगता है जब कुआं सूख जाता है, जब पानी दूर से लाना पड़ता है, तब पानी की महत्ता पता लगती है। मैं कहता हूं, कागजों में पानी दिवस कहकर के पानी दिवस ना मनाएं, प्रैक्टिकल करके उस नलके को बंद करें जिसको आपने चलाया था, तब जाकर समझेंगे कि आप पानी दिवस मना रहे हैं। यहां आपके इसी क्षेत्र में मैंने एक नाम आपके सामने लिया और कुछ लोगों को सम्मानित भी किया, पालमपुर भी बुलाया था। एक श्री राम भज चौहान हैं सतौन से, और कुंदन सिंह शास्त्री जी का नाम मैं ले चुका हूं। श्री राकेश कुमार जी हैं, चमन लाल जी हैं। अभी अभी मैं एक युवा शक्ति पीयूषा, हाँ, चले गए, उनसे मैंने पूछा कि क्वालिफिकेशन क्या है, कहती MBA। एंड जस्ट सी, आप देखिए कि वो महिलाओं को एकत्रित करके एक उस राह पर ले जा रही है कि प्रोडक्ट्स बनाने हैं और इनको मार्केट तक ले जाना है। ये है युवा शक्ति का काम। पढ़े लिखे बच्चों का मतलब ये नहीं कि जैसे ही आपने MSc की अब लाट साहब हो गए, नो। पढ़े लिखे आप होकर के जाकर सरकार को तंग करने लगे, या सरकारी दफ्तरों में धक्के खाने लगे, या किसी बड़े कार्यालय में जाएं कि हमें नौकरी दो। नौकरी मांगो मत, नौकरी क्रिएट करने वाले बनो। बहुत थोड़ी सी व्यवस्था करने की जरूरत है। उस महिला की तरह जिसके पास जमीन ही नहीं, वो 2 और महिलाओं को उसने अपने पास रखा है और उनको नौकरी दी है। तो जिसके पास जमीन है, क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, और क्या चाहिए? और कौन सा ताम्रपत्र चाहिए आपको अपनी राहें खोलने के लिए? उठो, जागो, देखो, विश्व आपका है। आप उठिए तो सही, आप जागृत तो होइए। मैं आपके साथ हूं। अगर किसी को कोई ऐसी व्यवस्था नजर नहीं आती, उस युवा शक्ति को मेरे पास भेज दीजिए। मैंने कई युवाओं को इस राह से मोड़ा। इस तरह इस विश्वविद्यालय को भी दिखाओ। तो उस धरती माँ की खुशबू ने मुझे वहां हिलाकर रख दिया। वहां के वाइस चांसलर रॉबर्ट बर्गेस, उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, क्या विचार हुआ? मैंने कहा विचार घर जाने का हुआ। क्यों? मैंने कहा क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक उदाहरण है ऑन रिकॉर्ड। मैं उसके बाद वहां नहीं गया, विदेशों में जाता रहा, आता रहा, थोड़ी देर के लिए जाता रहा, आता रहा, अपनी शक्ति को बढ़ाता रहा। विदेशों में जाओ, विदेशों में काम करो, खूब पैसा कमाओ, मगर घर जरूर आओ। अपनी जड़ों को मत छोड़ो, इस मिट्टी को मत छोड़ो। ये माँ है हमारी जिसने हमें सींचा, हमें यहाँ तक पहुँचाया। एक एक करके छोड़ करके इस तरह से पलायन अगर करेंगे, इस देश का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा? ये धारणा हमें सभी को करनी होगी, सभी को मिलकर के ऐसा विचार करना होगा।
आप छोटी सी बात को लेकर के उसकी चर्चा करके एक बड़ा भारी प्रोग्राम करते हैं। मैं जल दिवस की बात करता हूं, मैं देख लीजिए आप कागजों के अंदर, अखबारों के अंदर कितना छपा होगा, विश्व जल दिवस मनाया गया, इस तरह मनाया गया, उस तरह मनाया गया। गाने गाने से, भाषण देने से वो कार्यक्रम नहीं होता। जिन लोगों ने भाषण दिए हैं प्रैक्टिकली उनको देखिए जाकर के, क्या वो नल छोड़ करके क्या कभी बंद करते हैं या नहीं करते। जब वो नल बंद करेंगे, वो धारणा हमारे अंदर आएगी, तब समझ लीजिए कि आप विश्व जल दिवस मना रहे हैं, आप पानी का स्वागत कर रहे हैं और उसका जो है पूजन कर रहे हैं। दूसरों का दर्द आपको समझ आ चुका है। जहां तक आपकी शक्ति की बात है, मैं कहता हूं कि सिरमौर जिला अब आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। मैंने 8 मीटिंगें की, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी मेरे को यहां आकर हुई। उसका कारण बताता हूं। यहां सभी विभागों के अफसरान यहां मौजूद हैं, जबकि बाकी जगहों पर सभी लोग मौजूद नहीं थे। दूसरा, हमारे विभागों के सभी लोगों ने अपने किसान बंधुओं के जिस तरह से उत्तर दिए, उससे मैं तृप्त हुआ। और किसान माताओं, बहनों और भाइयों का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हर क्षेत्र में प्रश्न पूछे। रवि स्वरूप जी कह रहे थे कि उठिए, सवाल पूछिए, पर आप पूछ रहे थे। कई जगह तो लोग उठते ही नहीं, आप सवाल पूछ रहे थे। और हमारे लोगों ने, युवा शक्ति ने और दूसरे साइंसदानों ने जिस तरह से आपको जवाब दिए, मैं एक एक सवाल का जवाब जो है सुन रहा था और बहुत अच्छे ढंग से। यही अगर प्रक्रिया रही, वो दिन दूर नहीं जब आपके घर आंगन के इर्द गिर्द आपकी हर पंचायत में एक नहीं 2-2 PhD घूम रहे होंगे, जो आपके अपने बच्चे होंगे। आप भेजिए इन बच्चों को पालमपुर। डॉक्टर R.K. कटारिया, डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ने कहा, आइए, ये भी एक राह है। आप अपनी ताकत खुद पैदा करिए, अपनी पंचायत के अंदर बच्चों के अंदर ऐसी शक्ति, ऐसी प्रेरणा उनको दीजिए कि देखिए ये भी एक राह है। इस राह पर चलकर भी नोबेल प्राइज मिलते हैं, इस राह पर चलकर भी वो आकाश की ऊंचाइयों को छू सकते हैं व्यक्ति। आप उनको, आप विश्वविद्यालय में भेजिए, आप उनको एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बनाइए, वेटनरी साइंटिस्ट बनाइए, उनको जो है वो कम्युनिटी साइंस का साइंटिस्ट बनाइए। आपके सामने डीन डायरेक्टर बैठे हैं जो वहीं से पढ़ करके जो है वो आज डीन डायरेक्टर उस यूनिवर्सिटी को चला रहे। मैं BSc प्योर साइंस हूँ, मैंने BSc एग्रीकल्चर नहीं गई, फिर भी उसके बाद MSc और PhD मैंने एग्रीकल्चर करके आज कुलपति के पद पर आसीन हूँ। उस भगवान की कृपा से ये मेहनत का फल है। रोम एक दिन में नहीं बना, ये अंग्रेजी की कहावत है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। इसके लिए पल पल, एक एक क्षण हमें मेहनत सच्चाई से करना होता है, मेहनत करनी होती है। हर रोज, हर क्षण देखना पड़ता है, अपना अवलोकन करना पड़ता है, मैं क्या कर रहा हूँ, किस राह पर जा रहा हूँ। इसी तरह से किसान है। मैं समझता हूँ कि किसान के कई दर्द है। वो खेती करता है, उसके बाद आसमान की ओर देखता है। आप ऐसी प्रक्रिया करिए। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गया। आमतौर पर जो हमसे सवाल यहाँ पर होते हैं वो लगभग विभागों से जुड़े होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, मार्केटिंग बोर्ड से जुड़े होते हैं। लेकिन हम यहाँ तकनीकी ताकत पैदा करने के लिए आपके पास बैठे हैं। मध्यस्थता विश्वविद्यालय करेगा और काम सभी विभाग करेंगे। आओ हम मिलकर सब चलें और इस प्रक्रिया को बदलें। जो मैंने प्रण लिया है, अगर आप मेरा साथ देंगे तो हम दिशा और दशा दोनों बदल कर रखेंगे। जहां तक इस क्षेत्र की ताकत की बात है, एक जिला एक प्रोडक्ट की बात हम कर रहे हैं। मैंने प्रण किया है कि बहुत जल्द आपके शिलाई का ये जो सौंठ है, इसका हम GI बहुत जल्द लेकर रहेंगे। मेरे पास लिस्ट आई थी कि गांव बेला और बालीकोटी शिलाई ब्लॉक से मैं वहां खुद भी विचरण करूंगा। मैंने
डॉक्टर पलियाल को ये कह दिया है कि कल से ही इसकी कार्रवाई शुरू करें, कुंदन सिंह शास्त्री जी की इसमें मदद लें और सारा डाटा इकट्ठा करके विश्वविद्यालय ने जीआई की टास्क फोर्स तैयार कर दी है, जिसके चेयरपर्सन आपके बीच में डॉक्टर डेजी बसंतराय यहाँ पर बैठी है। वो भी एक महिला है, हमने इनको ही वो ताकत बख्शी है कि बाकी थानेदारी मैं कर लूँगा, ये काम आप करके दिखाइए। सरकार के माध्यम से हिमकोस्ट के साथ मिलकर के हम धीरे धीरे एक नहीं अनेक ऐसे हिमाचल के प्रोडक्ट है जिनका जीआई लेने के लिए अग्रसर है। मेरे मन में सोचा है कि अपने कार्यकाल में 51 ऐसे प्रोडक्ट मैं जो उठाऊंगा जिनका जीआई लेकर ही घर जाऊंगा, उससे पहले घर नहीं जाऊंगा। आपके यहाँ पर हीरा सिंह शर्मा, जोगेंद्र चौहान ग्राम शर्ली, दिलीप सिंह चौहान ग्राम च्योग, जगदीश चौहान किलौड़, प्रताप सिंह चौहान चौग। मैं लगता है चौहाना ने सारा ठेका ले लिया है, मैं तो 60 का मतलब लगता। और कुंदन सिंह शास्त्री बीच बीच में पता नहीं कैसे फंस गए, मतलब ना, यानी इनको भी चौहान होना चाहिए था। चौहान ही तो नहीं, चौहान है। अच्छा, ये भी चौहान है, लीजिए। तो ये चौहानों की ठेकेदारी हो गई सारी 60 की, मतलब ना। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने एक ऐसा कदम उठाया। मैं इनका एक और धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने मुझे एक बहुत सुंदर चिट्ठी वहां पर पालमपुर के लिए लिखी। मैं इनसे पहली बार मुखातिब आज सुबह ही हुआ। बहुत खुशखत और शुद्ध हिंदी और बिल्कुल सुंदर लिखाई में इन्होंने मुझे वो चिट्ठी लिखी है। तो हमने भी धीरज के साथ उसको जेब में रखा है। मैंने कहा इस चिट्ठी का यहाँ से जवाब देकर के मैं कागजी कार्रवाई नहीं करूँगा, हम धरातल पर उतर करके रूबरू होंगे और वहाँ जा करके इस कार्यक्रम को करेंगे। और आज मैं वादा करता हूँ कि बहुत जल्द हम जीआई इसका सौंठ कर लेकर रहेंगे। रात को हमारी चर्चा हुई, उसमें एक और चीज़ उभर कर आई कि एक पीली मिर्च, हमारे वेजिटेबल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने मुझे बताया कि एक पीली मिर्च यहाँ पर होती है पहाड़ों में, उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार ने एक प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी है दिल्ली में, PPB एंड FRA उसको बोलते हैं। उसके माध्यम से आपके जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, शास्त्री जी और दूसरे जो हमारे मित्र रवि स्वरूप जी जो सुन रहे हैं, ये आगे आएँ और ऐसे जो भी आपकी ऐसी लैंड रेसिस हैं जो किसान लोग सदियों से लगा रहे हैं, चाहे वो आपकी उड़द की दाल है, चाहे राजमाश है, चाहे कोई फ्रूट है, चाहे कोई और कोई आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके खेतों में सदियों से हो रहा है और उसी जगह में होता है, ऐसी चीज़ों को आप सामने लाइए, हमें अवगत कराइए हमारे केंद्र को, हम उसको PPB FRA में उसको रजिस्टर कराएंगे, प्रोटेक्ट कराएंगे। और आपको शायद याद होगा या अखबारों में पढ़ा होगा कि चंबा के लिए हमने मक्की के क्षेत्र में, क्योंकि चंबा में मक्की जो होती है वो बहुत स्वादिष्ट होती है, उस हाची कुकड़ी उसका नाम है, उसका जीनोम सेवियर अवार्ड उस कम्युनिटी को 10 लाख रुपए का पीछे दिलवाया है। इसी तरह से लाल चावल की जहां बात है, अभी अभी लाल चावल के लिए हमारी टीम रोडू गई थी और उसका लाल चावल का जो रोडू में होता है उसका प्रोटेक्शन हमने जो है कई वर्ष पहले उसका करवा लिया है और जीनोम सेवियर अवार्ड के लिए हमने टीम को वहां पर भेजा और उस कम्युनिटी को जीनोम सेवियर अवार्ड हम दिलवा कर रहे। धीरे धीरे ऐसे कई आपके प्रोडक्ट हैं, कई ऐसी चीजें आपकी धरोहर है। आप अपने बच्चों को यहाँ से सोना और चांदी छोड़कर नहीं जाएंगे, ये फसलें छोड़कर जाएंगे जो हमारी धरोहर है, जो जन्मों जन्मांतरों तक अगली पीढ़ियां जो आपको याद करती रहेंगी। आपने देखना एक क्रांतिकारी कदम उठ रहा है इस कोरोना काल में, तो हमारे बच्चों ने भी सबक सीखा है कि यही एक राह है जो हमें बचा सकती है। पढ़े लिखा समाज इसमें अब दौड़ रहा है। हमारे बच्चे ये बात समझ चुके हैं कि हमें यही एक राह है जो हमें बचा सकती है। दूसरी बात, हमारे डीन कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज ने हमें बताया, आपको बताया
कि कल आते आते हम नालागढ़ में एक जगह ऐसी जगह रुके जहां हमारे एक निशांत शर्मा जी जो कुल्लू से हैं और अजय राणा जो कांगड़ा से हैं, इन दोनों ने मिलकर के क्या कार्य किया देखिए, आप भी देखिए जाकर के वहां पर। मैं तो बहुत खुश हुआ कि इन दोनों व्यक्तियों ने, दोनों जो है, एक एमएससी माइक्रोबायोलॉजी है और दूसरा ग्रेजुएट है, दोनों ने मिलकर क्या सलाह की कि वहां ईंटों का एक भट्ठा था और ईंटों के भट्ठे में क्या होता है कि खेत जो है मुकर्रर कर दिए जाते हैं, उन खेतों में बहुत बड़ा छेद हो जाता है, वहां से मिट्टी निकाल करके ईंटें बनाई जाती हैं। इस तरह से 5 वहां पर बहुत बड़े बड़े खड्डे थे, मैं कह सकता हूं तालाब थे, और इनकी सूझबूझ देखिए कि इन्होंने जाकर के उनसे बात की और उसको लीज पर कई वर्षों के लिए उन 5 को ले लिया और वहां पर बोरवेल बना करके उसको पानी से भर दिया। अब इन्होंने वहां पर हंगेरियन कार्प, रोहू, कतला और दूसरी कई स्पीसीज जो है उसमें डाल दिया और 1 लाख जो है सीड उसमें डाला है। 1 लाख, आप समझ सकते हैं वो दोनों युवा किस दिशा में बढ़ रहे हैं। और साथ में एक पोल्ट्री फार्म खोला है। हमने जाकर के उनकी कुछ समस्याओं को, हमारे साथ सारी टीम थी, डॉक्टर अरुण शर्मा, डॉक्टर मनदीप, हम वहां जाकर के हमने उस चीज को देखा कि आप बताइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। हमने एक उनको राय दी कि जो ऐसे गोद, जिसको कहते हैं गोद, इस भाषा में ईल, इस भाषा में तो यहाँ आप क्या कहते हैं, मछली जो सर्प की तरह होती है, हाँ गोदड़ी, हाँ वही, तो वो हमने कहा कि अंग्रेज उसको बहुत पसंद करते हैं और उसको भी एक गड्ढे में आप डालिए और उसको भरिए। वो मान गए हैं, हमारे पास इसका सीड है, हम उसकी मदद करेंगे। दूसरी राह उसने हमें चैलेंज बताया कि मैंने कहा आप ट्राउट की तरफ क्यों नहीं चलते, गर्म इलाके में ट्राउट नहीं हो सकती, ठीक है मान लिया, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, आपके लिए अब संसार जो है वो ऐसा नहीं रहा कि कोई जगह जो है अमेरिका यहाँ से दूर है, ये सब आपके हाथ में है, आपकी जेब में, मोबाइल में है, ये कोई दूर नहीं, कुल्लू से मैं है, तुम संबंधित हो, कुल्लू में क्यों नहीं करते। उसने कहा साहब वहां पर जो है ब्यास रिवर आती है, ब्यास रिवर के साथ हमें जो है वो पौंड बनाना होगा ताकि पानी उसमें से चलता रहे। हमने कहा कि बड़ा पौंड क्यों ढूंढते हो, आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि किसानों को प्रेरित करके वहां छोटे छोटे पौंड उनसे बनवा लो और उसी पानी में, उसी में घुमा करके वहां से उनसे एक ही वैरायटी उनको दे करके उसको प्रोक्योर करो और मार्केट में ले जाओ। उसके बाद वो समझ में आ गई है। और ट्राउट को, ये 2 किस्म की ट्राउट होती है, एक रेन ट्राउट और एक स्नो ट्राउट। मैं 5 वर्ष लाहौल स्पीति में रहा हूं, मैंने 5 वर्ष वहां पर एक साइंसदान के रूप में, जैसे आप यहाँ युवा शक्ति पीछे देख रहे हैं जिन्होंने सवालों के जवाब दिए, इसी उम्र में मैं वहां पर लाहौल स्पीति में 5 वर्ष रहा और मैंने ये सभी व्यवस्थाएं वहां पर देखी हैं। वहां एक साइजोथ्रेसिक स्नो ट्राउट होती है जो कि चिनाब रिवर में ही पाई जाती है। तो हमने कहा कि ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं, कोई भी जगह नहीं जहां कोई काम नहीं हो सकता है, सिर्फ आपकी मंशा, नियत साफ चाहिए, करने का जज्बा चाहिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। इस तरह से कितने किसानों को आप फिशरी की तरफ प्रेरित करेंगे, छोटे छोटे किसान, छोटे छोटे प्रोग्राम, और आपको उसको जो है उठा करके, रिसीव करके, उनको पैसे देकर उसको जो है मार्केट में ले जाना। कितने लोगों का भला होगा। ये पढ़ा लिखा समाज इस राह पर चलेगा तो हमारा देश जो है वो फिर से सोने की चिड़िया बने, ये मेरा दावा है। आप देखते जाइए इन 3 वर्षों में हम किस किस दिशा में बढ़ते हैं। एक नया आयाम हम पैदा करेंगे, जन जन में जा करके अलग जगाएंगे। जो अलग जगाने में आपके गांव में आया हूं, यही लेकर मैं गांव गांव में जाऊंगा और ये सबको जागरूक करूंगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा हृदय की पुकार है, ये मेरा अपना दर्द है। 40 वर्ष से मैं इस विश्वविद्यालय में हूं, 40 वर्षों का हिसाब किताब करके ही जाऊंगा। जो मैंने इस विश्वविद्यालय से कमाया और लिया है वो लौटा कर ही जाऊंगा। ये मेरा प्रण है। हमारी कमजोरी दालों में है,
दालों में हिमाचल प्रदेश बहुत कमजोर है, तिलहन में बहुत कमजोर है। हमने उस राह पर क्या किया? अभी देखिए, इन्हीं 6 महीनों के अंदर हमारे पास ऊना जिला को एक सीड हब मिला है। उस सीड हब के अंदर चना और उड़द ये 2 फसलें जो है मुकर्रर हुई हैं। आप वहां ऊना जिला में जाकर देखिए, जब मैंने ज्वाइन किया तो उस वक्त खेत बिल्कुल खाली थे। 16 हेक्टेयर जगह बिल्कुल मरुस्थल लग रही थी। मैंने उस मरुस्थल को देखा और रूह कांपने लगी कि 16 हेक्टेयर जमीन अगर खाली है तो हम लोगों का पेट कैसे भरेंगे। उसी वक्त मैंने कहा कि आज से शुरू करिए, अगर 1 इंच भी जगह खाली हुई तो तुम्हें यहां काम करने का कोई अधिकार नहीं, ये नौकरी छोड़ दीजिए। और इस बार हमने कृषि विज्ञान केंद्र का मेला वहां किया, मंत्री जी को हमने बुलाया, मंत्री जी को लेकर गए। लहलहाती गेहूं की फसल, लहलहाती चने की फसल, पूरा 16 का 16 हेक्टेयर जो है वो भरा पड़ा है। अगर 6 महीने में इस तरह से रद्दोबदल हो सकती है तो अगले 2.5 सालों में क्या हो सकता है, सोचिए जरा। मैं उसी राह पर हूं। ये सीड हब हमें मिला है पल्सेस के लिए, दालों के लिए। हम इससे आगे बढ़े। हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सी रिसर्च, भारत सरकार की आईसीआर के अंतर्गत ये कार्य करती है कानपुर में, और राष्ट्रीय स्तर पर दालों में काम होता है। वहां के डायरेक्टर ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, आपका दालों में क्या हालात है? हमने कहा दालों में हमारी स्थिति बहुत खराब है, आप कुछ हमारी सहायता करिए। उन्होंने कहा ठीक है, आप क्या चाहते हैं? हमने कहा कोई ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिसमें कोलैबोरेशन में काम कर सकें। उन्होंने कहा जमीन देनी होगी। हम उनका वो जो प्रोग्राम था उसको माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के पास तुरंत मैं लेकर गया। मैंने जाते ही उनके पास रखा। मैंने कहा साहब, हमारी दलहन और तिलहन की अवस्था जो है वो ठीक हो सकती है अगर हम इस राह पर चलेंगे। उन्होंने तुरंत कहा कि आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूं। आप रीजनल सेंटर अब सुंदरनगर में खुल रहा है, जिसका उद्घाटन हम माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाएंगे। और गडेहरी फार्म वहां डिस्ट्रिक्ट मंडी के अंदर जो 8 बीघा का है, वो सारा जो है उस रीजनल सेंटर के अंतर्गत काम करेगा। इसके अलावा कुछ ऐसी दालें जो ऑफ सीजन में जो लाहौल स्पीति में हो सकती हैं, लाहौल स्पीति का एक सेक्शन हमने उनको दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर सुंदरनगर में बनेगा, रीजनल सेंटर हिमाचल प्रदेश के लिए काम करेगा। जितनी भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत काम कर रहे इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सी रिसर्च कानपुर के पास जो इलिट किस्में हैं, बढ़िया किस्में हैं, कोई भी दाल का आप नाम लीजिए, वो दालें जो है हमारे पास पहुंचने वाली हैं। एक लॉट सर्दियों का हमने लगवा दिया है सुंदरनगर में, और दूसरा जो है वो लाहौल स्पीति में लगने वाला है। हमारी पूरी तैयारी है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ये दलहन और तिलहन की जो कमी है उसको मैं पूरा करके रहूंगा। और कोने कोने में आपको यहाँ पर इस पौंटा क्षेत्र के लिए या आपके पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जो भी दालें यहाँ पर होती हैं, मुझे लगा है कि उड़द की दाल यहाँ पर जो अच्छी होती है, तो उड़द के लिए हम अच्छी से अच्छी किस्में जो राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी सराहना हुई है उन किस्मों को यहाँ टेस्ट करेंगे। सुंदरनगर में वहाँ से टेस्टिंग करके अलग अलग लोकेशन पर लगा करके उसके बाद जो है तुरंत उनको जो है फार्मर्स को दिया जाए। उस सीड हब के माध्यम से जो ऊना में है, सभी पीसी जितने भी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर उनको सबको मैंने 8 के 8 को जोड़ा है कि मिलकर के काम करेंगे और हिमाचल प्रदेश के इस रोग को भी दूर करेंगे। देखते जाओ धीरे धीरे आपके इस व्यवस्था को किस तरह से हम सुधार करते हैं। बस सिर्फ मुझे आपका साथ चाहिए। मार्केटिंग महिलाओं के लिए बात हुई। मैं समझता हूं कि महिला शक्ति सर्वोत्तम है हिमाचल प्रदेश में। मैं अभी डॉक्टर मनदीप शर्मा से बात कर रहा था कि मुझे लग रहा है कि ये देश इन महिलाओं के ताकत से ही चला हुआ है। आप यहाँ अगर गिनती करेंगे
आप गिनती कर लीजिए कितनी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं। मैंने जितने भी प्रोग्राम किए उनमें महिलाएं अग्रणी, महिलाएं सबसे आगे, और महिलाएं काम कर रही हैं। ये ग्रुप्स आप जो देख रहे हैं, सारे जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और जितने प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, सब महिलाओं की ही देन है। महिलाएं उस हुनर को लेकर के सामने आई हैं, तो क्यों ना हम भी, जो डॉक्टर विपिन कालिया ने कहा, चप्पे चप्पे में इनके लिए हुनर हाट पैदा करें, इनके लिए वो शक्ति पैदा करें, ताकि अपने ये प्रोडक्ट को जो है वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाएं। हम ये करेंगे, हमने जो कहा वो करके दिखाएंगे। अभी एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर मैंने सोचा है कि 8 के 8 कृषि विज्ञान केंद्रों पर, इन 8 के 8 जिलों में जितने भी किसान हैं, किसान महिला जो इस तरह से प्रोडक्ट्स बना रही हैं और इस तरह से आगे आ रही हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उनको हम वहां बुलाएंगे। और ये मेला पालमपुर के कृषि विश्वविद्यालय में होगा, जो 3 दिन तक हम चलाएंगे, जहां पर राष्ट्रीय स्तर तक उसकी गूंज पहुंचेगी। धीरे धीरे वो लोकल हुनर हाट अपने आप जागेंगे और अपने आप इन हमारी बहनों माताओं को वो हुनर हाट मिलेंगे, और उसके माध्यम से इनका प्रोडक्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक स्वाभाविक है कि वो जाएगा। हमारा राजमाश, जिसका टेस्ट जो है, जो बरोट में होता है, चंबा में होता है, लाहौल में होता है, किन्नौर में होता है, हमारा ये राजमाश का स्वाद जो है बाकी दुनिया के किसी कोने में नहीं है। एक चीज ध्यान रखें कि जो चीज जहां जिसका स्वाद एक ही जगह पर हो सकता है भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर, अगर वो चीज वहीं हो सकती है और वहीं उसका टेस्ट आ सकता है, तो समझ लीजिए कि वो जीआई के काबिल है। उसमें हम भौगोलिक संकेत ले सकते हैं। अगर वो सब जगह होता है तो उसको हम प्रोटेक्शन करेंगे PPVFRA के माध्यम से, और अगर दोनों हो तो बहुत अच्छा है। मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रियाना करता हूं, और रणजीत सिंह जी और जसविंदर कौर जी, जिनके घर को हमने यहाँ आज ये चर्चा की, इन्होंने ये व्यवस्था करने का मौका हमें दिया। हमारे सभी यहाँ किसान बंधु, बहनें, भाई, बच्चे, बुजुर्ग, अफसरान, विभागों से आए हुए, हमारे साइंसदान, हमारे संविधिक अधिकारी, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के सभी लोग, और हमारे प्रेडिसेसर जो हमारे जो साइंसदान जो एसोसिएट डायरेक्टर रहे, और UHF यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के हमारे भाई जो एसोसिएट डायरेक्टर यहाँ पर आपके सामने बैठे हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रियाना करता हूँ कि आपने इतनी पेशेंस के साथ इस प्रोग्राम को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।